बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, वफाकी काबीना का इजलास और कौमी सलामती के इजलास में होने वाले फैसलों के बारे में वफाकी काबीना को एतमाद में लिया गया है और साथ ही साथ दहशत गर्दी को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की बात की गई है। जैसे पहले मुज़ाकरात की बात हुआ करती थी, लेकिन अब किसी सूरत भी मुज़ाकरात नहीं होंगे और कोई मुज़ाकराती पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं होगा। जिस तरीके से कार्रवाई होगी उससे ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से जवाब भी दिया जाएगा दहशत गर्दों को भी, और चाहे वो कोई भी ग्रुप हो उसको। और मईशत मजबूत करने के हवाले से भी प्लान दिए गए हैं और बहुत से फैसले किए गए हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड फैसले होते हैं अगर मईशत कंट्रोल ना हो और मईशत संभली हुई ना हो, ऐसा कहना था वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म का भी। और बहुत से प्लान सामने आए, इन प्लान पर अमल दरामद कैसे मुमकिन हो पाएगा। लॉन्ग टर्म प्लान की बात की जा रही है, 10 साल के मुआशी प्लान की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हुकूमतें और सियासी हालात हैं, सियासी इस्तेकाम की कितनी ज़रूरत है, तो तभी जाके ये लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो अमल दरामद हो सकेंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे। और सूबाई कोऑर्डिनेशन हमें कहीं नज़र नहीं आती। अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो अपनी अलग बात कर रहा है, पंजाब ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, वफाक को टफ टाइम देने की बातें हैं, वफाक इनके हवाले से टफ टाइम देने की बातें कर रहे हैं, सारे एक दूसरे को टफ टाइम देने की बातें कर रहे हैं। खान साहब हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए वाइट पेपर जारी कर रहे हैं और हुकूमत जो है खान साहब को टफ टाइम देने के लिए बहुत से केसेस और पिछली हुकूमत की जो मॉशिस पॉलिसी थी उनको सामने लाने की बात कर रही है, जबकि खान साहब मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ को सामने लाने की बात कर रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में मुल्क की मैशियत बेहतर कैसे होगी और नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो सीनियर नायब सदर हो चुकी हैं और ऑर्गेनाइज़र के अहदे पर भी जा चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब हुकूमत में मुफाहमत की पॉलिसी और मरियम नवाज साहिबा मुजामत की पॉलिसी, क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई देती है। खान साहब के जितने भी बयानिए हैं उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूँ तो जनाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं और पीटीआई के रहनुमा कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। और ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार भी हैं। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, आपसे बात का आगाज़ करूंगा। सर, वफाकी काबीना का इजलास और कौमी सलामती के इजलास के हवाले से लिया गया एतमाद में वफाकी काबीना को, लेकिन सर इससे पहले सूबाई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूबाई कोऑर्डिनेशन में खैबर पख्तूनख्वा के किरदार को अगर देखें और पंजाब की सूरत हाल को देखें तो किस तरीके से आप मैनेज करेंगे? शुक्रिया। आज जब वफाकी काबीना का इजलास हो रहा था तो फॉर्चुनेटली मैं भी उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफिस हाउस में ही था और वहीं पे जब डिस्कशन हो रही थी और एक फार्म थे कि मुल्क को उस वक्त हमने बहरानों से निकाल अपने एक ऐसा मुआशी पैकेज लेके आना है, प्लान लेके आना है जो अगले 10 साल का मुआशी प्लान होगा। और फिर सारे जितने भी इदारे हैं, जितने भी पोलिटिकल पार्टी, बिकॉज देखें तो पीडीएम के अंदर ऑलमोस्ट सारी पोलिटिकल पार्टीज हैं, मास्वा एक पार्टी के जिसको खैर पोलिटिकल पार्टी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस तरीके से बखेर लिया और इस तरीके से उन्होंने अपने को शो किया है कि वो लगता ही नहीं है किसी तरीके से कि वो पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टी है और उस मुल्क के साथ सिंसियर है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्क को, सरदार साहब पार्टी का नाम भी तो लीजिए, आपके इत्तेहाद में वो सारी दुनिया को पता है जी वो पार्टी कौन सी है। वो तो बदकिस्मती से उस पार्टी के सरबराह ने पार्टी का और चूचू का मुरब्बा ज्यादा बना दिया और वो है भी चूचू का मुरब्बा क्योंकि उस पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पार्टियों को छोड़ के आए। खैर एनी हो, मैं इस वक्त उस पर डिबेट करके टाइम, लेकिन अगर वो आपके इत्तेहाद को छोड़ के चले गए तो फिर क्या होगा जी? अगर वो आपके इत्तेहाद को छोड़ के चले गए तो फिर क्या होगा? नहीं, मैं तो देखा ना, मैं पॉलिटिकल पार्टी में जो इस वक्त इत्तेहादी हैं, इस वक्त एक चीज पे तो सारे कॉमनली एग्री करते हैं। देखिए, जब इलेक्शन में जाना है तो हर पार्टी का अपने मैनिफेस्टो है, हर पार्टी का एक अपना आइन है, उन्होंने उस आइन को, उस मैनिफेस्टो को फॉलो करना है, अपना वोटर बैंक है। लाजमी नहीं है किसी जगह आपकी सीट एडजस्टमेंट होगी, किसी जगह पे नहीं होगी। वो हर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन अपना लड़ना है, बट एज अ होल हमें इस पाकिस्तान का सोचना है। आज देखिए हम कहाँ पे खड़े हैं। बदकिस्मती से बहरानों ने हमें घेर लिया है, दहशतगर्दी दोबारा फिर शुरू हो गई है, फिर हमारे शोधा, हमारी सिपाही जो फौज के सिपाही हैं वो उस वक्त मुख्तलिफ महाजों पे लड़ रहे हैं, अपनी जाने कुर्बान कर रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से 2013 में हमने इस पे एक बाकायदा तौर पे सारी कौम ने इकट्ठे होकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके हम इस बात पे मुत्फिक हुए थे कि हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना और हम उस पर कामयाब हुए। आपने देखा 2013 से 2018 के दरमियान दहशतगर्दी में हमने काबू डाला, हमने रुपए की कदर को नहीं खोने दिया, हमने जो बाकी बहरान थे, बिजली का बहरान बहुत बड़ा था, हमने उस पर काबू डाला,
सी पैक लेके आइए, वो सारे मंसूबे थे। और ये सब तब मुमकिन होता है जब मुल्क के अंदर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। आज इमरान खान साहब को और खासकर जो उनके साथी हैं उनको ये सोचना चाहिए जो भी वो करने जा रहे हैं उससे चले। वक्ती तौर पे तो वो कहते हैं हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, बट अल्टीमेटली आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, आप मुल्क का दिवालिया निकाल रहे हैं, मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो आज जो काबीना का इजलास हुआ, उस काबीना के इजलास में यही मुतफिका तौर पर फैसला हुआ कि हम ये जो दहशत गर्दी है किसी सूरत भी इस पे अब माफी नहीं होगी, किसी सूरत भी अब इस पे इसको रियायत नहीं बरती जाएगी। सब इफाम थे और इंशाल्लाह पाकिस्तानी फौज के अंदर उनका मोराल बड़ा हाई है, नए सिपा सलार आए हैं, वो एक प्रोफेशनल सोल्जर है, उनकी बाकी जो पूरी टीम है दे आर डिटरमेंट। और देखें ना पिछले 2 दिन से लगातार नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है और हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को हमने दहशत गर्दों के हवाले नहीं करना, मुल्क को हमने इस वक्त इन बहरानों से निकालना है। तो मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 1-2 माह में आपको रिजल्ट भी नजर आएगा। अगर जिस तरीके से आज पॉलिटिकल पार्टी ने सबने बड़ा, मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी का एहसास था और जिम्मेदारी का उन्होंने दिलाया अपने आपको, और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में बेहतरी की तरफ जाएंगे आप इंशाल्लाह। सरदार साहब, आने वाले टाइम में तो बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन सवाल मेरा वहीं का वहीं है। मैं वही सवाल आपसे वापस आके भी करूंगा, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब से मैं सवाल करना चाह रहा हूं। सर, सारी कौमी सलामती कमेटी के इजलास की तफसीलात से आप भी आगाह हैं। अहम फैसले भी हो गए, दहशत गर्दी को लेकर फैसले हो गए, दहशत गर्दी एक मरतबा फिर से सर उठा चुकी है और सियासतदानों में इत्तफाक राय होता देख रहे हैं, क्योंकि इदारे तो तैयार हैं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए हर इदारा तैयार रहता है और हमेशा अपनी कारकर्दगी दिखाता है और साबित करता है अपने आप को, लेकिन अगर सियासतदानों के किरदार को देखा जाए तो वो हमेशा ही बिखरे हुए नजर आते हैं। देखिए, इदारे जाती तौर पे वो कुछ अहमियत नहीं रखते हैं। इसकी जो भी इदारे हैं उनको एक पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए, उनके ऊपर एक सियासी हाथ उनके सर के ऊपर होना चाहिए, ताकि वो जो इस किस्म के कार्रवाइयां करें तो उसकी एक पॉलिटिकल ओनरशिप हो। तो ये बड़े अच्छे हैं, मतलब है कि अज़म का इजहार करना और इस किस्म की बयानात देना कि हम इसको कुचल देंगे, लेकिन ज़मीन पे ये हकीकत इसके मुख्तलिफ है। और वो इसलिए है, तो इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो मुल्क में पोलराइजेशन जो है ना वो बहुत बढ़ गई है, और इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन अफगानिस्तान में जो है ना, ये इसकी एक मिसाल है जो बिल्कुल हमारे उसमें है, क़ुर्ब जवार में है। वहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो तालिबान बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और वो तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले वो जो अभी बाहर हैं इस वक्त, इससे पहले वो आपस में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे और अफगानिस्तान को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है इसी पोलराइजेशन की वजह से। और हम उसी डगर पे जा रहे हैं, अगर आप गौर फिक्र करें तो हम उसी डगर पे जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मुझे हुकूमत की रिट नजर नहीं आती, एक वैक्यूम का समा है। और वो इसलिए है कि 2 हुकूमतें जो तकरीबन पाकिस्तान का 70% वो है आबादी है, जो इस 2 हुकूमतों के नीचे है, वो है खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें दोनों इस वक्त तैयार हैं कि वो अपनी असेंबलियों को डिसॉल्व करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। तो मुझे आप ये बताएं कि वो किस प्लान का हिस्सा होंगे, जो समझ रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर वो होंगे नहीं हुकूमत में, तो वो क्या कोई फैसला करेंगे या फैसला कुन जो है एक प्लान बनाएंगे, स्ट्रेटेजी की तरफ जा सकते हैं। पहले जो फ्रंट लाइन है ना, वो तो सूबा है ना जी, वहां की पुलिस है, वहां की सीटीडी है, वो पहले अपना काम करेगी। तो ये अगर आप पख्तूनख्वा में सिर्फ आप देख लें, पिछले 10 साल से ये हुकूमत वहां पर बराजमान है। आप मुझे बता दें कि इन्होंने क्या कैपेसिटी क्रिएट की है पिछले 10 साल में। जब फौज ने इनको एक एनवायरनमेंट दे दी, इनको एक जो है एक माहौल दे दिया, उसके बाद इन्होंने क्या कैपेसिटी क्रिएट की है पुलिस में और बाकी लॉ एनफोर्समेंट में कि वो रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करे। इनको 2018 में इनके 5 साल तकरीबन हो गए हैं कि जो है कबायली इलाके हैं वो जम हो गए हैं पख्तूनख्वा में। वहां पर क्या वजीर आला ने कभी विजिट किया है, क्या आईजी ने कभी विजिट किया है कि देख लें कि पुलिस की कैपेसिटी वहां पर क्या है? अभी आप सबसे पहले फौज को उधर, मतलब है कि आप कर रहे हैं, फौज जो है वो बैकअप है, पुलिस नहीं है वो आपकी कि वो आपको पुलिसिंग करे आपके इलाके में। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपने बयानात तक है,
मुझे नहीं नजर आता कि ये दहशत जो वैक्यूम है उसके अंदर दहशतगर्द उस वैक्यूम में आ रहा है। सर ब्रिगेडियर साहब, आपने जिस तरह की बात की है कि फौज जो है वो बैकअप पे है, लेकिन हमें हर सूरत हाल में देखना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली कि जब भी कुछ सूरत हाल होती है, चाहे वो सैलाब की सूरत हाल हो, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से सूरत हाल हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सूरत हाल हो, चाहे आप आम दिनों में भी देख लें, 14 अगस्त आ जाए, बसंत आ जाए, तो तब भी फौज को ही कॉल करना पड़ जाता है। कोविड में भी फौज को कॉल करना पड़ता है, आपके लोकस्ट आ जाए उसमें भी फौज को कॉल करना पड़ता है। तो ये फौज को बैकअप रखे, मैं ये नहीं कहता हूं कि फौज का काम नहीं है। फौज का काम है जो प्रोविंशियल या जो फेडरल वो है इदारे हैं उनको बैकअप कर सकते हैं। उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज की नहीं है कि अगर दहशतगर्दी हो गई तो पुलिसिंग फौज करेगी, ना कि फौज लगाएगी। फौज आप उसको देते हैं, कोई पर्टिकुलर टास्क देते हैं, उसको वो अचीव करता है। हाँ, 2009-10 से लेके 14 तक जो हालात थे, बिल्कुल उसमें एक जो इराक का था उसके ऊपर दहशतगर्दों का कब्जा हो गया था, तो वो कब्जा छुड़ाने के लिए फौज की जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी। लेकिन एक दफा फौज ने दहशतगर्दों को मार भगाया, उनको निकाल दिया और वहां पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसकी रिट एस्टेब्लिश करवा दी, तो उसके बाद फिर फौज को जो है ना वो वापस बैरक्स में जाना चाहिए था ना, फिर इनके अंदर अपनी कैपेसिटी क्रिएट करनी चाहिए थी, वो नहीं की उन्होंने ना। सही, यहां लेंगे जी एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। सर, सरदार रमेश साहब फरमाइएगा, जिस तरह के ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब ने भी एक बात कही और मैं वही सवाल आपके सामने भी रखूंगा, सूबाई जो मामलात हैं उनको देखने की पहले ज़रूरत है, और यही सवाल मैंने पहले भी आपके सामने रखा था कि खैबर पख्तूनख्वा को और जो पंजाब की सूरत हाल है, जिस तरह 1.5 इंच की अपनी मस्जिदें बनी हुई हैं, तो इनको किस तरीके से आप अपने 10 साल के मुआशी प्लान्स पर और दहशतगर्दी के खिलाफ प्लान्स पर लेकर आएंगे? दिस इज सो अनफॉर्चुनेट जी। और मैं जो ब्रिगेडियर साहब बात करते हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इस वक्त हमने इतनी पोलराइजेशन कर दी है, सोसाइटी को इतना पोलराइज कर दिया है। और रही बात बलोचिस्तान इसकी पंजाब की और केपी की बदकिस्मती से इस वक्त जो वहाँ पे एक ऐसा आपने बीज बो दिया है कि उनको तो एहसास ही नहीं है कि इस वक्त किन मराहल से किन उससे गुजर रही है। सिर्फ एक ही बात है, अगर वो इक़्तिदार में है तो सब ठीक है, अगर वो इक़्तिदार से बाहर है तो वो सब गलत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप सियासत करें, लेकिन सियासत नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट। अब वो जो सियासत कर रहे हैं वो एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट कर रहे हैं, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने है। IMF का जब वायदा होने जा रहा था तो उन्होंने सियासत एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट की। अभी जब अब दहशतगर्दी से निपटने के लिए तैयार है सब, तो वो सियासत एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट कर रहे हैं। अब पता है इनको, इस वक्त PTI को पता, जो महमूद खान साहब बैठे हैं उनको पता है, उनमें से कौन असम्बलियां तोड़ना चाहता है। मैं पंजाब असम्बली के अंदर हूँ, हमारे PTI के जो हमारे साथी हैं MPs 99% तो चाहते नहीं कि असम्बली टूटे। अब ऐसी आप लेकिन सर खान साहब तो चाहते हैं ना कि असेंबली टूटे, और जितने भी उनके नुमाइंदे हैं, जितने भी उनके नुमाइंदे हैं वो यही कहते हैं कि जो फैसला खान साहब का वो सर आंखों पर है। सर, इसका मतलब है कि आप एक अन्य कुएं की तरफ सबको लेके जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट सबको पता है क्या निकलेगा। खान साहब आप मुल्क को एक इंसान की, एक आदमी की अना की भेंट चढ़ा देंगे। अब सवाल यही पैदा होता है ना, इस वक्त जो उनके सियासतदान है, जो सीनियर है, जो सीजन पॉलिटिशियन है, जिन्होंने सियासत की है, उनको चाहिए वो खान साहब के साथ बैठे। आपका मुल्क इस वक्त मुतहम्मल नहीं है। आप मुझे बताइए, आप इस मीडिया के दो साथी हैं, मीडिया को आप सारी बीट्स करते हैं, इस वक्त इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से क्या हालात है स्टेट की? आपके पास ना कोई इन्वेस्टर आ रहा है, ना आपके पास कोई फॉरेन फंडिंग आ रही है, ना आपके पास कोई एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त ऐसी सिचुएशन आपने कर दी है मुल्क के अंदर कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सोसाइटी को आपने पोलराइज कर दिया। आपने जो आपका सियासत के अंदर रख रखाव था, लोग एक दूसरे से बात करते हुए थोड़ा सा रख रखाव करते थे, वो आपने खत्म कर दिया। ब्यूरोक्रेसी इस वक्त काम करने से इज्तनाब करिए, क्योंकि वो डरते हैं कि कल को हमें भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से खान साहब जो जबान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से बदजबानी करते हैं, कौन उसमें काम करेगा? तो जरूरत इस वक्त यह है कि खासकर परवेज लाई साहब को, जो कहते हैं कि जी हम बड़े रख रखाव वाले लोग हैं, हम सियासत समझते हैं, तो फिर उनको चाहिए कि जाए खान साहब के साथी हैं। और भाई आप चीफ मिनिस्टर पंजाब है तो पंजाब चलाते ना। इस वक्त जिस बेदर्दी से पंजाब के पब्लिक एक्सचेकर को जाया किया जा रहा है, जिस तरीके से पैसे बेदर्दी से फेंके जा रहे हैं, हजारों की तादाद में अपने नौकरियां निकाल दी, उसकी जरूरत है या नहीं है वो एक अलग डिबेट है। बट आपके इदारे कहाँ पे उनको सस्टेन कर सके, कहाँ पे चलाएंगे? आपके ऊपर तो ऑलरेडी इतना प्रेशर है फाइनेंशियल का कि आप ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके। सिर्फ वोट बैंक के चक्करों में आपने जितने आपके पब्लिक फंड से आप जिस बेदरेक तरीके से उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि उनको पता है
परवेज इलाही साहब को दोबारा शायद अगली बारी तो मुझे नहीं मिल रही, अगली बारी शायद किसी और की होगी। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त आपकी सिंसियरिटी टू द कंट्री किधर है? ये पाकिस्तान है तो हम सब है, इस पाकिस्तान की वजह से हम सबकी सियासत भी है, पाकिस्तान की वजह से हमारी पहचान है, ये लोगों को समझना चाहिए। और खान साहब जिस किस्म की सियासत लेके आ गए, मैं तो विद ड्यू अपोलॉजी यही कहूंगा कि ये तो मुल्क को तबाही के धारे की तरफ लेके जाने में इनका किरदार होगा। कल कोई तारीख लिखी जाएगी और तारीख में इमरान खान साहब का नाम सर फहरिस्त होगा जी। अच्छा सरदार साहब, आपने रख रखाव की बात भी की है, चले मान लिया खैबर पख्तूनख्वा में महमूद साहब तो आपके साथ चलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, लेकिन क्या परवेज इलाही साहब के साथ कोई सेटलमेंट करने के लिए आप लोग भी तैयार हैं? क्योंकि आप भी कह रहे हैं वो भी बड़े रख रखाव वाले हैं। देखें जी, हम तो सेटलमेंट जिस दिन हुकूमत आई थी इमरान खान साहब की बदकिस्मती से, हम तो 2018 में मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली खड़े होकर कहा था कि हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करने को सब तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिए मुल्क मुकद्दम है, मुल्क पहले है और बाकी सारी चीजें बाद में। लेकिन खान साहब के कोविड का वाकया हो, कश्मीर का वाकया हो, कोई और इम्पोर्टेंट इशू हो आपकी कंट्री का, खान साहब ने कहा मैं इनसे बात क्यों करूं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि जब आप इतना पोलराइज कर देंगे और आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे और आप इस तरीके की बदजुबानी करेंगे और आप इस तरीके की जुबान इस्तेमाल करेंगे और आप ये कहेंगे मैं अकेले कौन हूँ, बाकी सारे गद्दार है और बाकी सारे इस तरह की उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की, उन्होंने किसको बख्शा है? आप मुझे बताइए। मीडिया को बख्शा है, उन्होंने जुडिशरी को बख्शा है, उन्होंने फौज को बख्शा है, उन्होंने सियासतदानों को बख्शा है। इसका मतलब सिर्फ वही इस पाकिस्तान के अंदर एक वो फरिश्ते हैं, बाकी सब चोर हैं, बाकी सब डाकू हैं। ये तो गलत हो गया। और जो उनकी जमात से निकल आया वो डाकू है, चोर है, वो गद्दार है, जो उसकी जमात में चला गया वो दूध का धुला हुआ है। तो ये इस तरह नहीं मुल्क चलते होते। आप भी एक प्रीमियर सीट पे रहे हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि मेरी फॉलोइंग है, लोग मुझे मानते हैं। मैं कैसे कह दूं कि उनके फॉलोअर्स नहीं, उनके फॉलोअर्स हैं। बट सवाल ये पैदा था नीचे बीइंग अ लीडर, आप नीचे क्या मैसेज दे रहे हैं? लोग आपके मैसेज को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इनटू एक्शन? आपके लोग फिर यही ट्रांसलेट करेंगे ना, वो आपको भी गाली देंगे, मुझे भी गाली देंगे, आपके साथ भी बदजुबानी करेंगे, मेरे साथ भी बदजुबानी करेंगे। वेयर इज द स्टेट? तो अब बहुत जरूरी है कि जो इस वक्त के हालात हैं आपके पास, आप देखें ना कि इस वक्त हमारा जो फॉरेन रिजर्व है कहाँ पे चला गया, बिल्कुल वो रेड उस पर पहुंच गया। तो हमें जरूरत है कि इस वक्त एक पाकिस्तानी होके उस जो हम कहते हैं इस परचम के साए तले हम एक हैं, आ जाए, अपनी सियासत को फॉर ईयर फॉर 2 ईयर्स भूल जाए। इस वक्त मुल्क जरूरी है, मुल्क होगा तो फिर हम सियासत भी करें और फिर भले बदजुबानी भी करें और जो मर्जी करेंगे। तो मैं परवेज इलाही साहब से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर वो हमारे साथ बैठने को तैयार है, कोई ऐसी बात करते हैं जहाँ पे वो रियासत की इस वक्त जो मसाइल है उनकी हल की तरफ जाएंगे, तो बिल्कुल हम बैठेंगे, हर एक के साथ बैठने को तैयार है, क्यों नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर कोई अपना जाति इंटरेस्ट लेके आ जाए, जाति एजेंडा लेके आ जाए, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना, फिर तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। सही, खींचातानी दोनों तरफ से जारी है। अभी कुछ ही देर में हमें उज़मा रियाज जदून साहिबा भी ज्वाइन कर लेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनका मौक़िफ़ भी सारी सूरत हाल के ऊपर मैं लूँगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, सियासी अदम इस्तेकाम की बातें हो रही हैं और दूसरी जानिब नेशनल एक्शन प्लान है। बार बार हर पार्टी, हर जमात जो है वो नेशनल एक्शन प्लान का सेहरा अपने सर पर सजा लेती है, लेकिन होता उस तरीके से अमल नहीं है दरामद। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद करने के लिए क्या करना होगा सर? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद करने के लिए हमें सबसे पहले जो है एक दूसरे के साथ तो बैठना पड़ेगा ना। तो जब तक हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, और ये हमें ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है ना ये नहीं आई है। आप हिंदुस्तान में देख लें, हमारे हमसाया है, वहां पर मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत है। वहां पर कभी ये नहीं हुआ है कि अगर वजीर आजम साहब कहीं दौरे कर रहे हैं तो वहां के वजीर आला साहब जो है वो उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। या अगर कोई उनकी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जिसको यूनियन कहते हैं, अगर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कोई ऑर्डर देती है या कोई अहकाम जारी करती है तो सूबे उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। यहाँ पर तो मतलब है कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और ये अभी से नहीं शुरू है। ये PMLN जो होता है ना, वो मुकाफात अमल होता है। अगर आपको याद हो तो बेनजीर की जब बेनजीर साहिबा जब वजीर आजम थी तो नवाज शरीफ वजीर आला थे पंजाब में, और वो कभी भी ना वो कभी आए वजीर आजम के दफ्तर में, ना कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की, और ना वो वजीर आजम को लाहौर में रिसीव करते थे, जो उनका फर्ज बनता था कि अगर वजीर आजम में पाकिस्तान लाहौर दौरा कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल में वजीर आला को आना चाहिए। वो नहीं आते थे, वो पता नहीं किधर दौरे पे निकल जाते थे। अभी भी यही हो रहा है। इससे पहले कि इमरान खान साहब जो है वो जब कराची जाते थे वो तो मुराद अली शाह साहब को बुलाते ही नहीं थे।
हालांकि मुराद अली शाह चले जाते थे एयरपोर्ट पे, चलो उनमें कोई ना कोई रख रखाव था, लेकिन उसके बाद वो किसी कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाते नहीं थे। तो जब आप इस किस्म का एक कल्चर रखेंगे, इस किस्म का एक माहौल रखेंगे, तो मुझे आप ये बताएं, नेशनल प्लान है ना, तो नेशनल तो कुछ चीज है नहीं, तो प्लान किस चीज का बनेगा? तो ये जब तक सबसे पहले ये एक दूसरे के साथ बैठेंगे, सबसे पहले ये उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि मुल्क के मसाइल क्या हैं और उसको किस तरह जो है वो हल किया जाएगा। अभी इसमें ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है या मईशत अगर ठीक करनी है, तो इसमें तो सूबाई हुकूमतें और जो वफाकी हुकूमत है, जब तक ये आपस में एक पेज पर ना आए इस मामले के ऊपर, बेशक पॉलिटिकली ये डाइवर्स हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम जो कौमी मफादात है उसके ऊपर उनको मुतफिक होना चाहिए। कौमी सलामती के जितने भी अमूर हैं उसके ऊपर इत्तफाक राय होना जरूरी है। और वो कहना कि जी मैं इनके साथ, ये चोर है, मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं, वो दूसरे कहते हैं हम इनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों तरफ से जो है ये इस किस्म की जब बातचीत होगी, तो इससे कौन फायदा उठाएगा? इससे मुल्क दुश्मन फायदा उठाएंगे। इससे जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसके अंदर दहशतगर्द बीच में अपनी जगह बनाएगा, और इसने बना दी है अपनी जगह। सही, दहशतगर्दी जो है वो इसी तरह पनपती रहेगी अगर सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे। उस्मा रियाज जदून साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा। यहाँ लेंगे जी एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। उस्मा साहिबा ये फरमाइएगा कि सलामती कौंसल, कौमी सलामती के हवाले से हम बात कर रहे हैं और सारी सूरत हाल सूबाई कोऑर्डिनेशन पर आके रुकी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा ने साथ बैठने से इनकार किया हुआ है, पंजाब ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, और इन दोनों सूबों में आप ही की हुकूमत है, आप ही की अक्सरियत है, तो क्यों नहीं बैठते साथ? और फिर किस तरह से कौमी सलामती के मामला जो हैं वो हल होंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह है कि इस वक्त दहशतगर्दी इतनी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर आ रही है, और इस वक्त जो दहशतगर्दों के अटैक देखा जाए तो इस्लामाबाद तक पहुंच आए हैं। तो इसमें फेडरल हुकूमत का मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा नाकामी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, जब हमने 2013 के जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हमने संभाली थी, उस वक्त आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में किस कदर दहशतगर्दी थी और उस दहशतगर्दी को किस तरह से काउंटर किया गया, किस तरह से हमने उसको सेटल डाउन किया, उन तमाम चीजों को, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम पीस एंड स्टेबिलिटी लेकर आए। और अभी आप देखें जिस तरह से अफगान बॉर्डर्स के ऊपर जो बाढ़ लगी हुई थी उसको काटा जा रहा है, और वहां पे जिस तरह से दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं, और देखा जाए तो इस वक्त तक इस्लामाबाद तक उनकी एक्सेस हो गई है। तो ये एक बात है कि जी पीडीएम की हुकूमत, ये जो मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी होकर बैठी, लाइक माइंडेड लोग आके बैठे, 70 साल का इनको एक्सपीरियंस। लेकिन उस्मा रियाज साहिबा आप लोग तो कहते हैं, उस्मा रियाज साहिबा आप लोगों की तरफ से तो ये मौक़िफ़ है कि ये जो विफाकी हुकूमत है ये बड़ी विफाक तक महदूद है, इस्लामाबाद से और जो फैज़ाबाद की सरहद तक है, यहाँ तक है, यही आप लोगों के भी बयानात हैं। तो इस तमाम अमल में सूबाई कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जानिब आप इस बात का भी रोना रो रहे हैं कि जी हमें सलामती कौंसल के कौमी सलामती के इजलास में नहीं बुलाया गया। तो बात यही है ना, तो ये जो पीडीएम की हुकूमत जो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है, यहाँ पे फिर किस लिए ये बैठी हुई है? अगर ये उन इलाकों में जहाँ पे दहशतगर्दी के खतरे बहुत ज्यादा है, उन वहां के सीएम को आप नहीं मिलाते, उन लोगों को आप ऑन बोर्ड नहीं लेते, तो फिर आप मुझे बताएं ना कि इस हुकूमत के साथ किस तरह से बैठ नहीं, तो उस्मा साहिबा इस कौमी सलामती के इजलास में कौन से वजीर आला को बुलाया गया? कोई भी वजीर आला वहां पे नहीं था। देखा जाए तो सिंध से भी कोई नहीं था, पंजाब से भी कोई नहीं था। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि जब कहीं से भी कोई नहीं है, तो आज जब शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, तो फिर हमको क्यों ब्लेम किया जाता है कि ये साथ बैठते नहीं है, ये बात नहीं करते? बात सिर्फ ये है कि इस वक्त इन लोगों को यहाँ तक नहीं पता कि अभी शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा का कुछ इंटरनल पार्टी के कोई उसका नोटिफिकेशन जारी किया, जिसको ये नहीं पता कि 2023 है कि 2022 है। जो एब्सेंट माइंडेड बंदा है, जो अपने पार्टी के मामलात को डील तरीके से नहीं कर सकता, वो मुल्क को क्या संभालेगा? इस वक्त खान साहब का भी यही मौकफ है कि जल्द से जल्द साफ शफाफ इंतखाबात हो, और जो मैंडेट जो अवाम है वो जिस पार्टी को भी देती वो पार्टी आए और आके मुल्क की मईशत को और सियासत को संभाले। क्योंकि ये नालायक नाअहल लोग जो इस वक्त एक बैरूनी साजिश के तहत हम पर मुसल्लत किए गए हैं, इन्होंने 9 महीने के अंदर आप ये देख लें
कि लोगों से रोटी छीन ली, लोगों से चटनी तक का सामान छीन लिया, बिजली गैस का इन्होंने बहरान क्रिएट करके रख दिए। टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो ये क्यों नहीं, ये मैं ना मानूं वाली चीज लेके क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नहीं साफ शफाफ इंतखाबात जल्द से जल्द कराते और पाकिस्तान को महफूज करने की कोशिश करते? बात यह है कि इन लोगों की अभी तक आप मुझे ये देखें कि वो असेंबली इन्होंने सिर्फ अपनी जात के लिए, अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करनी शुरू की हुई। फ्लोर ऑफ द हाउस सिर्फ वो चीजें डिस्कस की जाती हैं जो इनकी फैमिलीज को सिक्योर कर, इन लोगों को NRO 2 मिले, इन लोगों की मुकदमे माफ किए जाएं। ना पाकिस्तानी अवाम का सोचा जा रहा है, ना पाकिस्तान का सोचा जा रहा है। तो ऐसी हुकूमत को मैं कहती हूँ उस्मा रियाज साहिबा, NRO 2 की आप बात कर रही हैं। NRO 2 तो आपके ही दौर में हो गया, NRO 2 तो आपके ही दौर में हो गया। उसे रोकने के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए था। अगर NRO 2 की आप बात कर रही हैं, मैं इस पे आपका पॉइंट लेता हूं, लेकिन सरदार साहब, रोटी आपने लोगों की छीन ली। बात सुन ले, देखिए मेरी बात मुकम्मल होने देना, मुझे भी थोड़ा आप टाइम दीजिए। मैंने इतनी देर से आपके चैनल को ज्वाइन भी किया है। बात यह है कि इस वक्त खान साहब जो अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सके, लोगों का एहतसाब नहीं कर सके, उसकी वजूहात भी खान साहब ने बड़ी क्लियर करके अवाम को और आप सबको बताई है कि किन के प्रेशर की वजह से, किन की चीजों की वजह से खान साहब ने नहीं किया। उस्मा रियाज साहिबा, जिनके प्रेशर की आप बात कर रही हैं, जा रहा है उस्मा रियाज साहिबा, जिनके प्रेशर की आप बात कर रही हैं, वो तो ये कहते हुए नजर आए, कि हम तो चाहते थे कि 5 साल ये हुकूमत पूरी करें। MQM से फरूक नसीम साहब ने भी कहा कि इनके साथ हम किस तरह चलेंगे, बाकी लोग भी उनसे जाके कहते हुए नजर आए कि इनके साथ किस तरह चलेंगे। तो जिनके प्रेशर की आप बात कर रही हैं, वो तो ये कहते रहे कि हम तो चाहते थे कि ये 5 साल हुकूमत पूरी करें। देखिए जी, अगर ये चाहते हैं कि हम 5 साल पूरी मुद्दत अपनी पूरी करें, तो MQM वालों की तरफ से ये बयान भी थे कि आप हमें वहां से फोन करवा दीजिए, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। इसका क्या मतलब था? तो बात ये है कि ये इदारों ने, या मैं इदारों की भी बात नहीं करूंगी, मैं एक फर्द वाहिद की बात करूंगी तो आज खुद तो रिटायर होकर चला गया, लेकिन पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को मुश्किलात में धकेल के चला गया। तो ये चीजें अब इस वक्त ये टाइम आ चुका है, इस वक्त अदारों को भी, अदलिया को भी, सियासतदानों को भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम का सोचना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये काम तरीके से ना किया तो आगे मुझे पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा महंगाई और एक देख लेंगे टेररिज्म बढ़ता हुआ, महंगाई बढ़ती, लोगों के अंदर और ज्यादा मायूसी फैलती हुई नजर आती है। अच्छा, मायूसी आपको और ज्यादा फैलती हुई नजर आती है। इस पे मैं आपका पॉइंट लेता हूं। इससे पहले सरदार साहब, रोटी आपने लोगों की छीन ली, हालात आपने आके खराब कर दिए और आप जो है, आप जो जाने को भी तैयार नहीं है। उस्मा रियाज साहिबा का आपने मौके भी सुन लिया है। ये फरमाइएगा, वाइट पेपर के हवाले से अभी मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आपने जितने भी ऐलानात किए हैं, तो आपके प्लान किस तरीके से आप अमल दरामद कराएंगे? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि होटल्स को भी बंद कर दिया जाएगा, तवानाई के लिए भी ये प्लान दे दिए गए हैं, दूसरी जानिब आप लीवी बढ़ाने की भी बातें कर रहे हैं, तो आवाम के ऊपर और पहाड़ नहीं गिरेगा महंगाई का? सर, इसमें मैं कैसे कह सकता हूँ महंगाई नहीं होगी। सर्टनली ये जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो आज डायरेक्टर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ये जा रहे थे तो ये तो दूध और शहद की नहरें बहा के चले गए थे। पाकिस्तान के अंदर बड़े ये फॉरेन रिजर्व छोड़ के चले गए थे। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कर दी थी। पाकिस्तान के अंदर हर तरफ इंटरनेशनल, जो वो ये कहते थे 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दी थी, 50 लाख घर बन गए थे और बैरूनी कर्जे खत्म कर दिए थे। सवाल ये पड़ा, जो ही हमें दे के गए उस पर तो हमने पाकिस्तान को हमारी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन और हमारी सबसे बड़ी जो एक अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, जो ये दिवालिया करके जा चुके थे। अपनी तरफ से जब ये गए हैं मुल्क को दिवालिया करके चले गए थे। आज हम क्या करें? जो ये मुआहदे इनके क्यों हैं IMF के साथ, उन मुआहदों का अपने पास, उनका पास रखना, ये तो नहीं कह सकते जी वो पुराने थे। बिकॉज हम एक मैच्योर पार्टी है, हम एक ऐसी पार्टी है जो मुल्क की, हम वकार की बात करते हैं, तो हम तो चीजों को देख रहे हैं। बड़ा इस वक्त जो हालात है वो आपके सामने है और इन हालातों के अंदर ये बड़े मुश्किल फैसले हमें करने पड़ रहे हैं। ये कोई भी ये कड़वी गोली है जो हम निकल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इससे हमारा जो पॉलिटिकल कोलेट्रल है वो डैमेज हो रहा है, हमें हमारा जो वोट बैंक है उससे मुतासर हो रहा है। बट हम क्या करें? इस वक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर हम ये नहीं करते तो मुल्क का दिवालिया निकलता है। अगर ये जो हालात थे आज जिनको ये ब्लेम कर रहे हैं, जब उनको ये लाए थे तो उस वक्त ये 1 पेज पे थे, उस वक्त उनसे बड़ा
कोई मुदब्बर नहीं था, उससे बड़ा कोई अच्छी सोच रखने वाला नहीं था। ये देखा ना, ये एहसान फरामोश भी है, एहसान खुश भी है। आज आप उनके बारे में बैठ के बात करते हुए ये सोचना चाहिए कि वो लोगों ने उन्होंने आपको सपोर्ट किया और आज आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसके साथ उन्होंने एहसान फरामोशी नहीं की? इन्होंने हर उस शख्स के साथ एहसान फरामोशी की है जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। तो अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि कौम ने सुन लिया, कौम देख रही है, इनके पास अब बात करने को कुछ नहीं है। ये जब इक़्तिदार में आए थे तब भी इनकी सोच कंटेनर वाली थी, आज भी इनकी सोच कंटेनर वाली है, और भले इनको अब 20 बार लेकिन सर अभी जो ताजर बरादरी आपके खिलाफ खड़ी होगी और जो सारी सूरत हाल बनेगी, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और तवानाई के मसाइल भी हैं, इसहाक डार साहब का जादू जो है वो डॉलर पे नहीं चल रहा उस तरीके से, तो फिर इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे? सर इस पे मुआशी प्लान जो आज अब जो इस पे बड़ी डिस्कशन हुई है कैबिनेट के अंदर मुआशी प्लान पे, और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी फरवरी में जब ये उस मुआशी प्लान के ऊपर काम हो जाता है। देखें, जिसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह है अपना, जिसको सब कौम को भी सोचना चाहिए और खासकर जितने इस पोलिटिकल लीडर है, बहुत जरूरी है इस वक्त हट के बाकी सारी सियासत से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब तक ये सारे इस पे एक पेज पे नहीं आएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हालात कभी नहीं चेंज होंगे। क्योंकि होगा क्या, कल इलेक्शन होगा, इलेक्शन में फिर इमरान खान साहब अगर हार जाए फिर वही कहेंगे यही सड़कें होंगे, यही कंटेनर होगा, यही इमरान खान साहब होगा। आप लिख लें, क्यों? क्योंकि उनको अगर आपने इक़्तिदार दे दिया तो वो कहते हैं जी बस सब कुछ ठीक है, इलेक्शन भी साफ शफाफ है, इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, इदारों ने भी न्यूट्रल है, लेकिन अगर वो इलेक्शन में हार गए तो वो कहेंगे सब चोर हैं। नहीं सर, आप तो खान साहब के हारने की बात कर रहे हैं, तो ज़िमनी इंतखाब का भी तो नतीजा सामने रखें, उसमें तो खान साहब हर सीट में जीत गए। आप पुराने ज़िमनी इंतखाब क्यों बोल रहे हैं जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे? अच्छा, आप उनको क्यों बोल रहे हैं? आप कश्मीर के इलेक्शन क्यों बोल रहे हैं? कश्मीर के बलदियाती इलेक्शन में क्या हुआ? पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी, नून लीग और आजाद जीते हैं और पीटीआई तो बहुत नीचे चली गई है। तो ये जो क्लेम करते थे, इसका मतलब है इनको सपोर्ट किया गया ना, तो ये माने हमें सपोर्ट किया गया। फिर जिन्होंने सपोर्ट किया आज आप उनको बैठ के आप उनको बुरा भला क्यों कहते हैं? तो आप अपने जिन्होंने आपके ऊपर एहसान किया आप उनको आज एहसान फरामोश ना बने ना। ये गलतियां इनकी थी, जो इनके फैसले थे, आज हमें वो भुगतने पड़ रहे हैं। बट मैं दोबारा यही कहूंगा, यस कड़वी गोलियों में निगला पार्टी है, बट हम देख रहे हैं कि हमने मुल्क को बहरानों से कैसे निकालना है। हमने अपने मुआशी प्लान को ऐसा तश्कील दिया कि ये मुश्किल टाइम होगा, लेकिन आइंदा के लिए हम एक ऐसी राह वार करके जा रहे हैं, वार करके कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो तरक्की का पहिया हमने 2013 से 18 में चलाया था, इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर दोबारा तरक्की आएगी और आपको इंडिकेटर्स बेहतर होते हुए नजर आएंगे। सही इंडिकेटर्स तो मिलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। यहाँ लेंगे जी एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। ब्रिगेडियर साहब, सारी गुफ्तगू आपने भी सुनी और मईशत के हवाले से भी जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। सूबाई कोऑर्डिनेशन के ऊपर आपसे मैं बात कर रहा था और खैबर पख्तूनख्वा की भी सूरत हाल। तो अफगानिस्तान की तरफ से जिस तरीके से जारियत जारी है, इस सारी सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर बॉर्डर की सूरत हाल को देखें, बाढ़ की सूरत हाल को देखें, तो आपको क्या लगता है कि कितना सख्त जवाब देना पड़ेगा इस टाइम? देखें, एक तो मैं एक बात करूंगा कि जो लीडरशिप होती है ना, ट्रू लीडर जो होता है, जो अच्छा लीडर होता है, वो बहाने नहीं बनाता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आपने उसी के साथ मुल्क को चलाना है जो आपके हाथ में है। वो हम फौज में कहते हैं कि जी आप 100% मैन पावर भी अवेलेबल नहीं होगी, 100% व्हीकल्स भी अवेलेबल नहीं होंगे, मसाइल होंगे, लेकिन आपने जो आपके हाथ में है आपने उसी के साथ बैटल में जाना है ना। तो आप अगर 1940 में जब चर्चिल ने संभाला, बरतानिया की हुकूमत संभाली उसने, तो उसने चेम्बरलेन पे इल्जामात नहीं डालने शुरू कर दिए कि जी चेम्बरलेन ने ये कर दिया, चेम्बरलेन ने वो कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मुकाबला करेंगे और हिटलर का मुकाबला करेंगे। इधर मगरबी बंगाल में, हिंदुस्तान में ज्योति बासु ने हुकूमत संभाली थी 1977 में। गालिबन बंगाल बिल्कुल वेस्ट बंगाल जो था वो सबसे पीछे रह गया था सूबा। उन्होंने उसको नंबर 1 सूबा बनाया। 3 दफा वो वहां के वजीर आला मुंतखब हुए, कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे। तो लीडर्स बहाने नहीं बनाते हैं। अभी आप अफगानिस्तान की तरफ आप आए, देखिए अफगानिस्तान से भी कौन बातचीत करेगा और क्या मतलब है कि हम अपनी रिट को एस्टैब्लिश करेंगे। आप मुझे ये बताएं ना कि चीफ मिनिस्टर है, वो आर्मी चीफ, सबसे पहले अगर वो गए तो उन्होंने उन जगहों पे गए
जहां पर हालात जो है वो नाजुक हो सकते हैं, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर उन्होंने दौरा किया। उसके बाद वो फाटा में जो साबिका फाटा है वहां पर गए, वजीरिस्तान वगैरह गए और वहां पर लोगों से मुलाकातें की, ब्रीफिंग ली वहां पर कि ये किस तरह इस दहशतगर्दी का मुकाबला हम अंदरूनी तौर पे करेंगे। मुझे आप ये बताया, क्या आईजी जो फ्रंटियर का है या पख्तूनख्वा का जो आईजी है, क्या उसने कभी दौरा किया है वजीरिस्तान का? कभी गया वो माना और वहां पर डीपीओ से या वहां पर किसी पुलिस स्टेशन को विजिट किया है? वजीर आला इनके वहां पर बैठे हैं पिछले 5 साल से। मुझे आप ये बताया कितनी दफा ये साबिका फाटा में ये है कि वहां पर पुलिस वालों के साथ बैठ के और कोई प्लान बना सके? ये बहाने बनाना जो है ना हमारा बिल्कुल एक सियासी एक वो बन गया है। यही कमर जावेद बाजवा साहब थे जिनकी तारीफें कर करके मतलब है कि शर्मिंदगी होती थी जब उसकी तारीफें करते थे, जिस तरीके से वो करते थे। अभी वो जो है उसको गालियां दे रहे हैं। तो मतलब है कि इससे पहले जब आप और अगर ब्रिगेडियर साहब इस तमाम सूरत हाल को देखा भी जाए, इस तमाम सूरत हाल को देखा भी जाए, बात सुनिए, आपने आपकी बात सुन ली, मेरी बात सुने जी सर, मत बीच में बोले। तो जब ये क्या कहते हैं इसको, जब ये वो थे, इन्होंने कहा नहीं था कि मैं नहीं ऐसे गवर्नमेंट को लूंगा जिसमें मेरी वो नहीं होगी, रिट नहीं होगी, तो क्यों 3.5 साल इन्होंने हुकूमत की वहां पर? इनको छोड़ देनी चाहिए थी, अवाम के पास जाते, मैं इनके साथ खड़ा होता कि क्यों फौज मुदाखलत कर रही है सियासत में। तो जब ये बाहर हो गए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सही था गलत था सपोर्टेड था मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये पोलराइजेशन खत्म करनी चाहिए। और मैं पीटीआई के इस मुतालबे के साथ मुत्तफिक हूं कि अभी इलेक्शन जो है ना अगले 4-5 माह में आप इलेक्शंस करा दें ताकि हम किसी इस बहरान से निकल जाएं। और बराए मेहरबानी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मेरी ये गुजारिश होगी कि जो भी उसका रिजल्ट आए उसको मान लें और 5 साल के लिए उस हुकूमत को चलने दें। बराए मेहरबानी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर मत लाए, ये पावर हंगर को छोड़ें। आप मुल्क को जो है वो मुकद्दम समझें, मुल्क को जो है अहमियत दें, मुल्क की मफादात को अहमियत दें, अपनी पार्टीज को छोड़ें। जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये दहशतगर्द भी पाकिस्तान में जगह बनाएंगे, अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो होगा वो हमें थ्रेटन करेगा, तो हम क्या किधर जाएंगे फिर? हिंदुस्तान तो हमारी लीग से ही बाहर निकल गया है, अभी तो हम अफगानिस्तान के मुकाबले पे आ गए। तो ब्रिगेडियर साहब, अभी की सूरत हाल को काबू करने के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही है। उस्मा रियाज साहिबा फरमाइएगा, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा इल्ज़ामात से तो अब बाहर निकलना पड़ेगा, छोड़ देते आप भी उस वक्त अगर रिट कायम नहीं हो पा रही थी, और अभी जो आपने वाइट पेपर जारी किया इसके हवाले से भी फरमाइएगा कि क्या इससे भी मैशियत बेहतर हो जाएगी? क्योंकि इसमें भी आप यही कह रहे हैं कि हम जितने भी मामलात हैं उनको उजागर करेंगे और जो हमारे साथ होता रहा उसके हवाले से भी बात करेंगे, और वही कंटेनर वाली बातें। देखिए जी, बात दरअसल ये है कि इस वक्त मेरे दोनों भाइयों ने फरमाया, एक पहले वाले भाई ने मेरे फरमाया कि जी हम कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा के इनको देकर आ गए थे। बात यह है कि हमने भी हुकूमत फर्स्ट टाइम ली थी तो हमारे लिए भी सालदार यही बात कहकर क्या हुआ था कि 2018 के इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए माशी सरजमीन के ऊपर बारूदी सुरंगें भी छीन हुई है। कोई भी माशी प्लान वो बनाएगा तो उसके लिए बारूदी सुरंगें हैं, ये भी सालदारी के बयान आते। तो हमने उस सिचुएशन के अंदर मईशत को संभाला है जिसका 2 महीने के रिजर्व हमारे पास मौजूद थे, और जिस तरह से खान साहब ने उस तमाम माशी बहरान को संभालते हुए मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया, और जब इन्होंने हमसे हुकूमत थी तो उस वक्त हमारा GDP 6 पर गया हुआ था। दूसरी बात, हमारे 3 साल दौरे हुकूमत के अंदर 2 साल कोविड रहा है, और कोविड के दौरान जो हमारे माशी प्लान थे उसको इंटरनेशनल फोरम ने भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था कि इन्होंने इतने नामुनासिब हालात के अंदर भी अपनी माशियत को किस तरह से संभाला। दूसरी बात ये है कि जिस तरह ये भी फरमाते हैं कि जी आप लोग जी बड़ा एक शख्स के पीछे पड़ गए हैं और उसको उल्टा सीधा बातें कहते हैं, और जब तक वो आपके साथ रहे तो वो तो आपके साथ हुआ, और उसके बाद की आपकी हुकूमत पीडीएम की शक्ल में हमारे सरों के ऊपर अजाब की तरह मुसल्लत की गई है जी। और बात यह है कि जिस वक्त उस शख्स के अंदर एक सिर्फ फर्द वाहिद की मैं बात करूंगी, मैं पूरे इदारे की बात नहीं करूंगी, क्योंकि एक फर्द शख्स पूरे इदारे को रिप्रेजेंट नहीं करता, उसकी अपनी पर्सनल चीजें होती हैं। हमें अभी भी अपनी फौज से मोहब्बत है। आज हमारी फौज है
तो अपने नहीं उस्मा साहिबा, मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि जिस फर्द वाहिद की आप बात कर रही हैं वो बार बार ये कहते रहे हम तो चाहते थे ये 5 साल पूरे करें, फिर कहां पे अलहदगियां हो गई। बल्कि सदर पाकिस्तान आप कहते हैं कि मैं सोचता हूं और ढूंढने की कोशिश करता हूं कि अलहदगियां कहां पे हुई। देखिए जी, अलहदगियों के लिए एक बहुत बड़ी एक डिबेट जो की जा सकती है, और खान साहब वक्तन फवक्तन उन तमाम मुहरकात को और उन तमाम बातों को बताते भी रहते हैं, अवाम के सामने भी पेश करते रहते हैं कि किन वजूहात की बिना के ऊपर। सबसे बड़ी बात तो अकाउंटेबिलिटी की थी, जब हमें ये कहा जाता था कि मईशत के ऊपर आप जोर दीजिए और ये जो आप अकाउंटेबल करना चाह रहे हैं उन लोगों को, उनको ना करें। तो बात यह है कि जब तक आप अपने मुल्क से करप्शन खत्म नहीं करेंगे, लोगों से पाकिस्तान की अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं लेकर आएंगे, तो आप मुझे बताएं ना पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम किस तरह होगा। कोई माशी पॉलिसी आपकी कामयाब नहीं हो सकती जब तक आपके मुल्क में से करप्शन नहीं खत्म होगी। आप कोई भी माशी प्लान बनाते हो और फिर उसके बाद जो आपके सियासतदान अगर किक्स बैक लेने लग जाते हैं, अपनी परसेंटेज रखने लग जाते हैं, तो आप मुझे बताएं ना कि मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा। और पॉसिबल है मुल्क की तरक्की इस तरह से की जा सके? तो खान साहब का भी यही मौकफ था कि हमने करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस थी, और दूसरी बात यह कि जितने करप्ट लोग थे उनसे वो पैसा वापस लिया जाए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात यह है कि अभी ये जो आ रहे हैं और इनको हम पर एतराज है, यही पीडीएम की हुकूमत कहती थी ना नालायक और नाअहल है, तो आज इन्हें हमारी क्या जरूरत पड़ गई कि आज ये कहते हैं कि हम इनके साथ आके बैठे। ये तो तमाम लोग जो एक दूसरे के पेट फाड़ के पैसे निकाल रहे थे। सही उस्मा रियाज साहिबा, वक्त खत्म हो गया है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट का, और बहुत शुक्रिया। और तमाम मसाइल से, मुआशी मसाइल से निकलने के लिए और सियासी मसाइल से निकलने के लिए इत्तफाक़ राय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा हमारे साथ मौजूद रहे, आपका शुक्रिया। और उस्मा रियाज जदून साहब हमारे साथ रहे, जबकि ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब हमारे साथ रहे, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।